की गई है। कल के लेक्चर में हमने 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं की हैं वो किया था। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है उसका अध्ययन करेंगे कि 73वें संविधान संशोधन के आधार पर पंचायती राज के प्रावधानों से संबंधित संस्थाएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्राम सभा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों कोरिलेटेड है। जो ग्राम सभा है वो पंचायती राज की या ग्राम पंचायत की विधान पालिका है और ग्राम पंचायत उसकी कार्यपालिका की भूमिका निभाती है। ग्राम सभा की रचना किस तरह की जाती है कि किसी भी गांव की जनसंख्या 200 है, हरियाणा में ये जनसंख्या 500 निर्धारित की गई है, हिमाचल प्रदेश या किसी भी पहाड़ी एरिया में 1500 और मैक्सिमम 4500 से कम होनी चाहिए, वहां पर ग्राम सभा की स्थापना की जाएगी कि उस गांव के सभी लोग उस ग्राम सभा के सदस्य हैं। 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के व्यक्ति मतदान कर सकते हैं, ग्राम सभा सदस्य के रूप में अपनी वोटिंग का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है और इसी ग्राम सभा के मध्यंतर एक ग्राम पंचायत की नियुक्ति की जाती है या चयन किया जाता है और ग्राम सभा उस ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका होती है, विधान पालिका होती है, एक तरह से संसद की भूमिका निभाती है जो निर्माण करती है किसी भी योजना का या कानूनों का निरूपण जिसके माध्यम से किया जाता है। अब ग्राम सभा के अधिवेशन, तो ग्राम सभा के अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन बुलाए जाते हैं जो आमतौर पे मई, जून और नवंबर, दिसंबर के महीने में बुलाए जाते हैं और उसके अधिवेशन बुलाने के लिए ग्राम सभा के 5वें हिस्से के सदस्यों को विशेष अधिवेशन बुलाने की या अधिवेशनों की मांग करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। अब अधिवेशन के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा की वही है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग एक सदस्य उपस्थित होंगे तो ग्राम सभा की अधिवेशन बैठक होगी। फिर ग्राम सभा के कार्य, तो ग्राम सभा पंचायती सत्र के स्थानीय स्वशासन के या गांव में रहने वाले लोगों को सभी सुख सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित कार्यों को अदा करती है, जिसके अंतर्गत समुदाय के कल्याण के लिए स्वयंसेवी मजदूर, वस्तु या नगद रूप में अंशदान के लिए तैयार करती है, जो डोनेशन या फंड वगैरह जो गांव में इकट्ठा किया जाता है, गांव के विकास से संबंधित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए काम करती है, समाज के सभी वर्गों के बीच की गांव में कास्टिज्म, सांप्रदायिकता या जातिवाद की भावना ना पनपे, सभी मिलजुल के रहे। फिर ग्राम पंचायत का जो प्रधान की ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है जो सारे काम करती है के प्रधान मीन सरपंच, उप प्रधान, पंच पद और सदस्य दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए विशेष क्रियाकलाप की वो क्या काम करते हैं, कहाँ से फंड आता है गांव में, कहाँ से अनुदान प्राप्त हुआ है और उसको गांव की किस विकास योजना पर खर्च किया जाना है, इसका स्पष्टीकरण भी ग्राम सभा प्राप्त करती है। और दूसरे मामलों से संबंधित विहित किए जाते हैं, विहित मतलब डिस्कशंस किए जाते हैं। साथ ही साथ जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत की सिफारिशें और सुझाव देने का भी काम करती है ग्राम पंचायत को, क्योंकि कार्यपालिका की भूमिका ग्राम पंचायत निभाती है और ग्राम पंचायत के पास ही पूरा फंड या राज्य जो अनुदान देता है ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के माध्यम से विकास कार्य किए जाते हैं, उस फंड का वार्षिक विवरण या फिर राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो फंड प्रोवाइड किया गया है उसका विवरण भी रखा जाता है, सूचना भी दी जाती है व्यय के लिए, योजनाओं के लिए और उनको खर्च कहाँ किया गया है उसका ब्यौरा भी एकत्रित करती है ग्राम सभा। उसी के साथ साथ गांव में शिक्षा का प्रावधान करती है जिसके अंतर्गत सार्वभौमिक प्राथमिक सत्र की निःशुल्क शिक्षा भी है और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी, आंगनवाड़ी केंद्रों की भी, दूसरी समितियों, सामुदायिक केंद्र जो स्थापित किए गए हैं, पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं, उन सबके कुशल संचालन के लिए। फिर ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों को और सुझावों को सही रूप से विचार करती है और उनको लागू करवाने का काम करती है। अब इसके अंतर्गत कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मनरेगा योजना के ऊपर, तो ग्राम सभा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है
उसे प्रतिपादित या लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। और मनरेगा के तहत मनरेगा कानून 2005 के दो प्रावधान थे जो 16(1) और 16(3) के अंतर्गत, आर्टिकल 16(1) और 16(3) के अंतर्गत प्रतिपादित किए गए थे। आर्टिकल 16(1) के अंतर्गत कहा गया था कि जो ग्राम पंचायत है वो अपने गांव में ऐसी परियोजना की पहचान और उसके कुशल संपादन निष्पादन के लिए उत्तरदायी है, कि ग्राम सभा का दायित्व है कि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्रदान करवाए, कि मनरेगा के तहत लोगों को, काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। 16(3) के अंतर्गत है कि सभी ग्राम पंचायतें, उनकी ग्राम सभाएं और वार्ड सभाएं जो होती हैं उनके अंतर्गत इस योजना के लिए सिफारिशों पर विचार करने और योजना के अधीन कितने दिनों तक काम का प्रावधान है और क्या उनको सैलरी या अमाउंट पे किया जाएगा उससे संबंधित निर्णय का या प्रपोजल्स राज्य को भेजने का प्रावधान है। और इस योजना के अंतर्गत ग्राम सभा क्या क्या करती है? योजना को पारदर्शी सत्र का मतलब है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोगों को समान रूप से काम प्रदान किया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी दी जाएगी इस योजना की, कार्यक्रम से संबंधित उत्तरदायित्व को बढ़ाया जाएगा कि मनरेगा योजना से संबंधित जितना भी रिकॉर्ड है, जितना फंड आया है, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसका लेखा जोखा रखा जाएगा। किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं बरती जाएगी, हर व्यक्ति को सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्राप्त होगी और सभी व्यक्तियों की इस योजना में भागीदारी होगी। और इसके साथ साथ ग्राम सभा एक और महत्वपूर्ण काम करती है, किसी भी सामाजिक विकास कार्यक्रम को ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी भी एनजीओ की सहायता ले सकती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको सरकार द्वारा फंडिंग नहीं मिलती है, वो सेल्फ फंडेड या कुछ रिच लोग जो होते हैं वो उनको फंड प्रोवाइड करते हैं कि ग्राम सभा उनकी मदद ले सकती है किसी भी विकास योजना को कारगर बनाने के लिए। अब है कि ग्राम सभा के संचालन की बात, तो ग्राम सभा की पंजाब और हरियाणा की ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो 1966 से पहले पंजाब प्रांत के अंतर्गत 1952 में ग्राम सभा का जो संचालन हुआ था उसके अंतर्गत इस योजना को या फिर ग्राम सभा को अपने गांव के लोगों के स्थानीय विकास काम प्रदान करने और योजनाओं के निरूपित करने का अधिकार मिल गया था। लेकिन इसमें कुछ ओवरलैपिंग थी, कुछ पॉइंट्स रह जाते थे। वो था सबसे महत्वपूर्ण कि पंचायती राज का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है ग्राम सभा को, लेकिन ग्राम सभा एक निष्क्रिय संस्था है। निष्क्रिय संस्था क्यों है? कि प्रावधान के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होने की बात की गई है, लेकिन इसकी बैठकें नहीं हो पाती हैं। कई बार स्त्रियों को आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के रिजर्वेशन में भी 1/3 स्थान स्त्रियों को प्रदान किया गया है। अध्यक्ष पद भी ग्राम पंचायत का महिलाओं के पास होता है, लेकिन उनकी भूमिका ना के बराबर होती है। और इसीलिए कुछ सुधार प्रावधान किए गए थे ग्राम सभा में कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 नहीं 4 बार होनी चाहिए। बैठकें बुलाने का अधिकार पंचायत समिति के पास होना चाहिए और सिर्फ बैठके ही ना हो, बैठकों में अंतिम निर्णय लेने का भी अधिकार होना चाहिए कि इनको सारा, ग्राम पंचायत को सारा फंड राज्य सरकार प्रदान करती है सरकारी तंत्र के रूप में। किसी भी योजना के लागू करवाने के लिए, निरूपण के लिए राज्य पर इन्हें निर्भर रहना पड़ता है, राज्य सरकार पे। तो सिर्फ ये विचार विमर्श और अपनी मांगे राज्य सरकार के सामने ना रखें, बल्कि इन्हें अपने विकास के संसाधन खुद बनाने के लिए अंतिम निर्णय लेने का भी अधिकार होना चाहिए। और इसी क्षेत्र में प्रथम पहल माना जाता है मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार का अधिनियम पारित किया गया था 1999 में, जिसके तहत मध्य प्रदेश में कि प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार है कि जिन प्रतिनिधियों को हम एक बार चुन देते हैं, अगर वो हमारे अनुसार, हमें लगता है कि हमने इस प्रतिनिधि को चुना और ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जनता उन्हें वापस बुला सकती है, जनता उन्हें पद से हटा सकती है, चाहे उनका बहुमत ही क्यों ना हो उसका। तो पंचायत सत्र पर मध्य प्रदेश विधानसभा ने यह अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत 2001 में
एग्जाम्पल भी दिया गया है। अनूपपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पल्लविका पटेल को उनके पद से हटा दिया गया था। और ये मध्य प्रदेश विधानसभा का ये प्रावधान भारतीय प्रजातंत्र में एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज को या ग्राम पंचायतों को ज्यादा स्वायत्ता या ज्यादा अधिकार शक्तियां प्रदान करने की बात की जाती है। तो ग्राम सभा के बारे में हमने किया। ग्राम सभा जो एक विधायिका का रोल अदा करती है पंचायती राज की। अब जो कार्यपालिका की भूमिका निभाती है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का गठन हर राज्य में एक अलग आधार पर होता है। हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र जो राज्यों के हैं, वहां पर ग्राम जनसंख्या 200 से अधिक होगी, और जहां 500 से, बाकी क्षेत्रों में जैसे हरियाणा जैसे राज्य के गांवों में 500 से अधिक जनसंख्या जहां पर होगी, वहां पर ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष मीन्स सरपंच और बाकी पंच होंगे, बाकी वार्ड सदस्य होंगे, और पंचों की संख्या भी 5 से लेके 13 तक निर्धारित की गई है। और ग्राम पंचायत के सरपंच के अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में 5 से लेके 13 पंच पदों की व्यवस्था की गई है। हरियाणा पंजाब जैसे नॉर्मल जो राज्य हैं, वहां पर 6 से 20 तक पंचों की संख्या निर्धारित की गई है। और उसी के साथ साथ इस ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण भी प्रदान किया गया है। प्रथम आरक्षण अनुसूचित जाति जनजातियों को दिया गया है उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, और उसी अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्येक वर्ग में 1/3 सीटें उसी अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। और ये पद अध्यक्ष पद से लेके पंच पदों तक रोटेशन के हिसाब से निर्धारित है। और उसी तरह जो आरक्षित सीटें नहीं है, वहां पर भी पंचायती राज के अंतर्गत अध्यक्ष पद और पंच पद में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। फिर अध्यक्ष के लिए आरक्षण में भी वही है कि 1/3 स्थान अध्यक्ष पद के लिए भी रखा गया है, और अध्यक्ष पद में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य भी अध्यक्ष रह सकते हैं। रोटेशन की पद्धति अपनाई गई है। फिर ग्राम पंचायत का कार्यकाल और विघटन। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सरपंच और जितने भी जो पंच पद होते हैं 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें 5 वर्ष पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। और हटाने की प्रक्रिया ग्राम सभा करती है, कि ग्राम सभा बैठक बुलाती है और उस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके सरपंच और पंच से को उनके पद से मुक्ति या हटा सकती है। फिर बात आती है ग्राम पंचायत की बैठकों की। तो ग्राम पंचायत की जो बैठकें होती हैं, जैसे कार्यपालिका और हमारी संसद की बैठकों की तरह ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कम से कम 1 बार ग्राम पंचायत की बैठक उसके कार्यालय में अवश्य होती है, जिसकी अध्यक्षता या सभापतित्व सरपंच के द्वारा होता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच जिसको नियुक्त किया जाता है वो बैठकों की अध्यक्षता करता है। लेकिन इस बैठक में पंचों का और सरपंचों का, या सरपंच किसी कारण से अनुपस्थित है तो उप सरपंच का होना बहुत अनिवार्य होता है। ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत सारे जो ग्राम सभा, जो प्रपोजल्स, कानून, जो विकास योजनाएं ग्राम सभा ग्राम पंचायत को बना के देती है, वो सारे के सारे काम ग्राम पंचायत को करने होते हैं। यह प्रोसीजर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का इसी प्रकार से है जैसे कि विधान पालिका कानून बना के देती है और उनको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडल कानून अधिनियम के अंतर्गत राज्यों की ग्राम पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं, और 29 विषयों से संबंधित विकास योजनाएं या काम करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होता है, जिनमें स्वच्छता, सफाई, न्यूसेंस होता है असुविधाओं का निवारण, चाहे वो पानी से संबंधित है, आवागमन से संबंधित है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित है, सार्वजनिक कुओं तालाबों की मरम्मत, सड़कों पुलों सार्वजनिक उपयोग के अन्य संसाधनों का, सार्वजनिक मार्गों शौचालयों का प्रबंध करवाना, सार्वजनिक भूमि का प्रबंध, स्थल
जो गाँव में जो जंगलात की जो भूमि होती है या फिर जो पंचायती जो भूमि होती है, लावारिस पशुओं का वहन, सार्वजनिक बाजार, सार्वजनिक मेलों का प्रबंध करवाना, जन्म मृत्यु विवाह के अभिलेखों को, कि इम्पोर्टेंट जो आपको याद रह जाते हैं वो आप इनमें से कर लेना, कि युवा कल्याण, परिवार कल्याण, खेल कूद के विकास के लिए स्टेडियम वगैरह का निर्माण करवाना। राज्य सरकार कलेक्टर या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जितने भी प्राधिकृत अधिनियम दिए गए हैं उनसे संबंधित काम ग्राम पंचायत करती है। फिर है ग्राम पंचायत के न्यायिक कार्य, कि ग्राम पंचायत 1993 के अधिनियम द्वारा राज्य विधानमंडल ने ग्राम पंचायत को न्यायिक कार्य भी प्रदान किए हैं। न्यायिक कार्यों के अंतर्गत गांव की सीमा के अंतर्गत जो विवाद मुद्दे होते हैं उनका निपटारा ग्राम पंचायत में किया जा सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत किसी को दंड नहीं दे सकती है, कैद का दंड या किसी को नजरबंद करने का, वो सिर्फ 100 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। और ना इन पंचायतों के अंतर्गत जो कार्यवाही होती है उसके लिए किसी अपराधी के किसी वकील को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। फिर आते हैं ग्राम पंचायत के आय के साधन। तो ग्राम पंचायत को का प्रमुख आय का साधन है सरकार द्वारा उसे जो अनुदान व ऋण प्रदान किया जाता है, कि राज्य सरकार जो देती है वित्त आयोग के जरिए। फिर गांव से इकट्ठा होने वाला जो टैक्स है उसका 10% भी पंचायत अपने पास रखती है। गांव में जो तालाबों से, पोन्ड से जो मछली क्षेत्र में जो आय होती है या किसी दूसरे क्षेत्र से, वो भी पंचायत के अधीन जाती है। गांव में लगने वाले मेलों, मंडियों, प्रदर्शनों पर भी टैक्स लगा सकती है। जो हाउस टैक्स की आय होती है वो भी पंचायत के पास रहती है। कूड़ा करकट या किसी भी चीज के निपटान आदि बेचने से जो आय होती है वो ग्राम पंचायत की है। समलात भूमि होती है, जो पंचायती जमीन जो होती है उससे जो आमदनी होती है, या फिर मरे हुए पशुओं की खाल बेचने से, या फिर किसी व्यक्ति को किसी भी मुद्दे में जुर्माना सजा दी गई है। और पंचायत लाइसेंस भी जारी कर सकती है। लाइसेंस का मतलब है गांव में अगर मेला लगता है तो दुकानें अगर किसी को लगानी है तो उसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा, या गलियों में सफाई या गलियों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए भी कुछ फीस डिसाइड कर सकती है, कि कॉलोनी वाइज, गलियों वाइज पंचायत। तो ये सारे पंचायत के छोटे छोटे आय के साधन है, लेकिन प्रमुख रूप से पंचायत राज्यों द्वारा प्रदान किए गए, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किए गए अनुदान पर ही आश्रित रहती है। फिर है पंचायतों को कि ये जो फंड है जो मिलता है उस फंड का कैसे सामंजस्य होता है, कहाँ पर खर्च किया जाता है, और पूरा आय व्यय का ब्यौरा कैसे रखा जाता है। तो राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जितने भी टैक्सेस होते हैं वो राज्य की संचित निधि में वो पैसा इकट्ठा होता है, और उस संचित निधि में से राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट या फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी के साथ साथ पंचायतों को सहायता अनुदान भी दिया जाता है, और ये सहायता अनुदान राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर ही दिया जाता है, कि पंचायतें राज्य से अनुदान की मांग करती हैं और उस अनुदान की मांग को राज्य विधानमंडल में पारित होने के बाद राज्य वित्त आयोग प्रदान करता है राज्यपाल की सहमति से। पंचायतें धन उधार भी ले सकती हैं, कि स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा, स्थानीय प्राधिकरणों का मतलब है राज्य की सरकार से, और राज्य की सरकार, लेकिन इसके लिए उन्हें पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती है, कि वो किसी दूसरी स्टेट की किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से या किसी भी उद्योगपति जो पंचायतें धन उधार ले रही हैं उसके लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। फिर पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही यह प्रावधान किया गया था, जिसके अंतर्गत टैक्स या फिर कोई भी फाइन या किसी भी चीज के जो चार्जेस है उससे जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो राज्य और पंचायतों में वितरण की, कुछ पंचायतों को प्रदान कर दिया जाएगा, कुछ राज्य की संचित निधि में चला जाता है। उसके बाद पंचायतों के लिए जितना भी फंड विनियोजित किया जाता है, कि कितना फंड पंचायतों को प्रदान किया जाएगा, उसके अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान दिया जाता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, और इसीलिए पंचायतों के वित्तीय हित के लिए सरकार द्वारा वित्तीय आयोग को
नियुक्त किया गया है। लेकिन वर्तमान में अगर स्थानीय स्तर पर पंचायती राज को सक्षम बनाना है या पंचायती राज के अंतर्गत स्थानीय स्तर की समस्याओं को वहीं समाप्त करना है, पंचायती राज को विकसित करना है, तो हर बार ये मांग उठती है कि पंचायती राज को ग्राम पंचायत के पास वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए, उसका राज्य के विधानमंडल या राज्य की सरकार पर उनकी आश्रितता कम से कम होनी चाहिए, आय के साधनों पर उनका एक छत्र अधिकार होना चाहिए। अब है ग्राम पंचायत की स्थिति कि ग्राम पंचायत का ये सारे स्टडी करने के बाद ग्राम पंचायत किस अवस्था में है, क्या उसके पास शक्तियां हैं या नहीं है, या वो पूर्णतः राज्य सरकार के कानूनों से बंधी हुई है। तो 73वां संविधान संशोधन जो 1994 में इम्प्लीमेंटेशन की बात आई थी, उसमें ग्राम पंचायत के अस्तित्व में पंचायती राज को स्वशासन की एक शक्तिशाली इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन ये स्वशासन की शक्तिशाली इकाई नहीं है, क्योंकि ये अपने वित्तीय मुद्दों या वित्तीय पक्ष से ग्राम पंचायतों की स्थिति बहुत कमजोर है। राज्यों में जो ग्राम पंचायत की स्थिति है उसके अंतर्गत जो स्थायी कार्यकाल है या उनकी बैठकों का जो प्रावधान है वो भी नियमित रूप से नहीं होती है। कार्यकाल के अंतर्गत 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत 6 महीने बाद नया इलेक्शन हो जाना चाहिए, नई पंचायत के चुनाव का प्रावधान है, लेकिन ये भी कई बार लंबे समय तक टलते रहते हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा इनको निर्धारित नहीं किया जाता है और ना नए राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाती है कई बार। और राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति ना होने की वजह से ग्राम पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो पाते, साथ ही साथ ग्राम पंचायत के पास वित्तीय संसाधन बहुत ही कम है, जो भारतीय लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जो प्रथम इकाई है ग्राम पंचायत, उसकी शक्तिहीनता को प्रदर्शित करती है। और इसको शक्तिशाली बनाने की अनिवार्यता है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं के निदान के लिए पंचायती राज के पास अपने वित्तीय संसाधन होने चाहिए, उन संसाधनों पर एक छत्र उन्हीं का नियंत्रण होना चाहिए। यह था ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा, पंचायती राज ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। उसके बाद आता है पंचायत समिति की। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपना रखी है ना, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, फिर आती है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का निर्माण खंड स्तर पर किया जाता है कि मध्यवर्ती अवस्था है ये। ब्लॉक्स जो होते हैं कि कुछ गांवों को मिला के खंडों का निर्माण किया जाता है और उन गांवों की एक पंचायत समिति होती है। तो इस पंचायत समिति का गठन किस आधार पर होता है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के आधार पर प्रादेशिक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित होके आते हैं कि इन प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि सीधे निर्वाचित करके भेजते हैं। दूसरा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जिस निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आए हैं, जिस निर्वाचन क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस क्षेत्र की पंचायत समिति के वो सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी अपने क्षेत्र की पंचायत समिति के क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होते हैं कि पंचायत समिति के निर्णयों में वोटिंग राइट्स मिलता है। फिर पंचायत समिति के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के जो प्रधान को पंचम भाग मतलब लॉटरी के माध्यम से प्राधिकारी नियुक्त करने का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत जिस प्रधान या अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो खंड के अधिकारी या प्रधान पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं है, बल्कि उसे एक सदस्य के रूप में नियुक्त माना जाता है। और नेक्स्ट प्रावधान, प्रत्येक राज्य में पंचायत समिति का प्रावधान अलग अलग तरीके से है। जैसे किसी भी पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या 1,30,000 से अधिक है, वहीं पर पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या जहां पर जनसंख्या कम है, वहां पर सिर्फ द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। एक प्रथम ग्राम पंचायत और फिर जिला परिषद। पंचायत समिति का प्रावधान वहां पर नहीं होता है। अब पंचायत समिति का अपॉइंट किया जाता है तो कितने समय के लिए पंचायत समिति का कार्यकाल भी वही
5 वर्ष के लिए होता है और ये पंचायत समिति अपनी प्रथम बैठक में ही अपना एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी करती है। पंचायत समिति को समय पूर्व भंग भी किया जा सकता है, लेकिन जिस समय इसको भंग किया गया है 6 महीने के अंदर अंदर नई पंचायत समिति का चुनाव करने का प्रावधान है। फिर आता है पंचायत समिति में रिजर्वेशन की आरक्षण के किन सीटों पर है। तो पंचायत समिति में आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को प्राप्त है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण दिया गया है। और उसी तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रत्येक वर्ग की जितनी सीटें आरक्षित है उन सीटों में से 1/3 स्थान उसी के वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। फिर जो आरक्षित सीटें हैं पंचायती राज की, वो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में साइकिल चक्रानुक्रम की, ये नहीं है कि उस गांव से हमेशा आरक्षित ही आएंगे, उसी रिजर्व कैटेगरी से आएंगे या कुछ गांवों से सिर्फ जनरल कैटेगरी के ही आएंगे, ऐसा नहीं है। चक्रानुसार बांटा गया है आवंटन की, सर्कुलेट होता रहता है यह आरक्षण प्रावधान। फिर है पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की परिविधि। तो प्रथम बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है पंचायत समिति में और इसके लिए एक विहिप मतलब एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। उद्घोषणा के पश्चात ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और वो शपथ लेते हैं अपने पद पर निष्ठापूर्वक काम करने की। फिर बात आती है बैठकों की। पंचायत समिति की बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक होती है, जिसमें से किसी भी बैठक में 3 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, कि 3 महीने से ज्यादा समय नहीं बीतना चाहिए। वर्ष में 4 बैठकें अनिवार्य है। बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष सभापति करता है, अगर वह अनुपस्थित है तो उप सभापति या उपाध्यक्ष द्वारा बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और समिति की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है 1/3 सदस्यों की मांग पर। अब आते हैं पंचायत समिति के कार्य। तो पंचायत समिति कुछ गांवों या कुछ ग्राम सभाओं का मिलकर बनी होती है, इसलिए इसके काम ग्राम सभा से विस्तृत होते हैं। पंचायत समिति एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन से संबंधित होती है कि सभी गांव आपस में सामंजस्य से एक दूसरे के भावनाओं या विकास में सहभागी बने। इसी के अंतर्गत सारी योजनाएं होती हैं कि बाढ़, सूखा, अग्नि, कोई भी महामारी, प्राकृतिक वित्तीय संकट की अवस्था में राहत प्रदान करना, स्थानीय तीर्थ यात्राओं, त्योहारों से संबंधित प्रबंध, सार्वजनिक नौ घाटों में अगर कोई भी पंचायती समिति के अंतर्गत समुद्री या नदी का क्षेत्र आता है तो वहां पर घाटों के निर्माण प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक मंडियों 2-3 गांवों की मिलके जो लगती है, मेले प्रदर्शन जो लगते हैं, और उसके साथ साथ राज्य सरकार और जिला परिषद के अनुमोदन से कोई भी काम कि वो इन्हें कोई भी काम या कोई भी योजना, कोई भी प्रदर्शन आयोजन करने का जो हुक्म देते हैं। इसी के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा जितने भी काम पंचायत समिति को सौंपे जाते हैं, पंचायत समिति उन कार्यों को पूर्ण करती है। फिर पंचायत समितियों को अब राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कामों के लिए कुछ समितियों का भी गठन करने का अधिकार है कि जिस भी तरह का काम उसे सौंपा गया है उससे संबंधित वो समिति बना सकती है। जैसे साधारण स्थायी समिति स्थानीय समस्याओं के निदान के लिए बनाई जाती है। वित्त योजना समिति सभी गांवों को अनुदान प्रदान करने के लिए सही सामंजस्य से। सामाजिक न्याय समिति गांवों के बीच एकता समानता की भावना स्थापित करने के लिए। फिर आता है पंचायत समिति के आय के क्या साधन है। तो राज्य का विधानमंडल कानून बना के पंचायत समिति को फंड प्रोवाइड करता है और ये फंड पंचायत समिति को राज्य वित्त आयोग के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। वित्त आयोग पंचायत समितियों और पंचायती राज की सभी संस्थाओं को वित्तीय साधन उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से ही ग्राम पंचायत और पंचायत समिति उन्हें जो काम सौंपे जाते हैं उनको पूर्ण करती हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति तक पंचायती राज व्यवस्था की जो त्रिस्तरीय पद्धति की 2 पद्धतियां, प्रथम पंचायत ग्राम पंचायत और फिर पंचायत समिति, ये दोनों